व्हाट नॉनसेंस। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगा? दफा हो जाओ यहां से। मीर वजदान की धाड़ पर अनाया के हाथ से गर्म चाय की प्याली गिरकर इसके रुई जैसे पारों को झुलसा गई। मगर अपनी सिसकियों का गला घोंटती वो खामोशी से वापस पलट गई। इस दिन के बाद वो वजदान की हवेली दाखिल होते छुप जाती। जायदाद बचाने की खातिर इस यतीम का निकाह मीर वजदान के साथ किया गया था, जिसकी दहशत के किस्से जुबान जदयाम थे। चांद रात हवेली की सब औरतें तैयार हुईं, मगर अनाया मामूली लिबास पहने किचन में मसरूफ थी। तभी वजदान ऐसे देखकर ठटका था। तुम किसका सोग मना रही हो? जाओ तैयार हो। किसके लिए तैयार हो? अनाया की आंखें नम हुई। लैपटॉप की स्क्रीन से इसने मसरूफ सी निगाहें उठाकर सामने खड़ी मुलायम सी लड़की को देखा, जो इस वक्त शफाफ और हसीन नजरें मीर वजदान के वजूद पर गाड़े बड़े इन्हमाक से इसका जायजा ले रही थी। आपकी चाय। वजदान की तवज्जो पर वो बेअख्तियार 2 कदम पीछे हटी और एक नफीस सी आवाज वजदान के कानों से टकराई। कुछ देर तो वो हैरत से इसका चेहरा देखता रहा। गुलाबी रंग के शफून के दुपट्टे में दिलकश चेहरा मजीद दिलकशी को छू रहा था। निकाह के बाद आज वो इसके सामने खड़ी थी। ऐसा लगा शायद मुलाजमा होगी या फिर निदा जो इसके इर्द गिर्द घूमने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। लेकिन ये इसके लिए बिल्कुल ही गैर मौका था कि वो ना सिर्फ कमरे में इसके सामने खड़ी थी, बल्कि अपनी लड़ती हुई पलकें उठाकर मीर वजदान को देखती तो कभी ने झुकाकर अपने पैरों पर गाड़ लेती। बेदिहानी में वो काफी देर इसके चेहरे का जायजा लेता रहा। 2 लटें सुर्ख आरिस को छूती हुई जैसे गुस्ताखियों पर उतर आई हूं। इससे पहले कि वो बेखुद होकर इसकी जानिब बढ़ता, पिछला वाकया इसके जहन में गर्दिश करने लगा और इसके साथ ही भूरी आंखों की रंगत बदली थी। व्हाट नॉनसेंस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? कमरे की खामोशी को मीर वजदान की धाड़ती हुई आवाज ने चीरा तो वो सहमते हुए इसे देखने लगी। आपके लिए चाय। जस्ट शट अप। वजदान ने इसकी बात को दरमियान में काट दिया था। आज के बाद मेरे कमरे में आने की जुर्रत भी मत करना। न जाने क्यों वो इतना सख्त हो गया था। शायद पिछली बार के वाकये ने इसके जहन को अभी तक इस कदर गर्म रखा हुआ था कि वो नहीं चाहता था कि ये लड़की इसके सामने आए और वो बेखुदी में इसके जानिब कदम बढ़ाए। इसके बाद जो वो हंगामा क्रिएट करती है इसकी मासूमियत से भी बड़ा होता है। अपनी भीगी पलकों को चपकते हुए इसने आंसुओं को हलक में उतारा। चेहरे की रंगत इतनी जर्द थी कि दिल में उछलते हुए खौफ की आगाही दे रही हो। आगे बढ़कर वो चाय टेबल पर रखने लगी और वजदान ने अपना हाथ उछालते हुए इसे दूर धकेला था और बेदिहानी में चाय की प्याली इसके हाथ से गिरकर टूट गई, जबकि चाय उछलती हुई चप्पल में मौजूद रुई जैसे पैरों पर गिरकर इसे चीखने पर मजबूर कर चुकी थी। वो फौरन अपने पैरों को पकड़ती हुई जमीन पर बैठ गई, जबकि वजदान जल्दी से बेड से नीचे उतरा। सफेद रंगत की छोटी छोटी उंगलियां इस वक्त सुर्ख धब्बों से मुजय्यन थी। इसका पांव जल गया। एक गिल्ट ने वजदान को घेर लिया, लेकिन इससे पहले कि वह झुककर इसे उठाता या संभालता, कमरे में दाखिल होने वाली शगुफ्ता बेगम ने हैरत से यह मंजर देखा। क्या हुआ? अब ये कौन सा नया ड्रामा शुरू हो गया है? खौफ ज़्यादा नजरों से अपनी चची को देखते हुए वो लैपटॉप बंद करता इसके करीब से गुजर गया। इस वक्त तो इसका दिल खिलाफे मामूल धड़क रहा था और अपने धड़कते हुए दिल और इस तकलीफ में देखकर होने वाली तकलीफ को अपने चेहरे से अया नहीं कर सकता था, इसलिए यहां से चले जाना ही बेहतर था। एक बेचैनी इसके वजूद में फैल गई। शगुफ्ता बेगम ने आगे बढ़कर सख्ती से झंझोड़ते हुए इसे खड़ा कर दिया था। इतना बड़ा ड्रामा क्यों लगा रही हो तुम? क्या हुआ है? वो रोते हुए अपने पैरों की तरफ इशारा करती रह गई, जिसे शगुफ्ता बेगम ने यकसर नजरअंदाज कर दिया था। जाओ कमरे में जाकर दवा लगा लो। इसे दरवाजे की तरफ धकेलते हुए वो बड़बड़ाती खड़ी रह गई और चुपचाप अपने वजूद को घसीटती वो दरवाजे की जानिब चल पड़ी। या अल्लाह, ये सी बेबसी थी, तजलील थी और अजियत की हद। इसने ऐसा तो नहीं सोचा था कि वो शख्स इतना बेरहम हो गया, लेकिन ये बात वो तस्लीम कर चुकी थी कि इस शख्स से ज्यादा बेरहम था इसका मुकद्दर, जो सब कुछ जानते हुए भी इसे मीर वजदान से मुंसलिक कर चुका था। कमरे में आने के बाद इसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो दवा लगाए या मजीद इन जले हुए हिस्सों को देखे। बिस्तर पर लेटते हुए वो बस आंसू बहाती अपने बाबा को याद करती रह गई। इसकी माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था। इस वक्त वो तकरीबन 2 दिन की थी जब सारा बेगम इस दुनिया से चल बसी और जिस वक्त वो 2 साल की थी। इस वक्त घर वालों के दबाव में आकर इशफाक साहब ने शगुफ्ता बेगम का हाथ थाम लिया। ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कुछ ही अरसे के बाद शगुफ्ता बेगम और इनके दरमियान हंगामे बढ़ने लगे और फिर बढ़ते ही रहे।
अल्लाह ने इन्हें शगुफ्ता बेगम में से 3 औलादों से नवाजा था। एक बेटा हमजा, 2 बेटियां नदा और कशफ, जो दोनों जुड़वा थी और 3 साल अनाया से छोटी, लेकिन इनके मुकाबले में अनाया इनसे ज्यादा नफीस और खूबसूरत दिखाई देती। यही वजह थी कि कशफ हमा वक्त इसकी शख्सियत से जलती। कुछ शगुफ्ता बेगम का भी असर था कि इन्होंने बचपन से बच्चों के जहन में बात डाल दी थी कि इशफाक साहब सारी औलादों से ज्यादा अनाया से मोहब्बत करते हैं, और इस चीज ने बच्चों के दरमियान ऐसी फूट डाली कि वो कभी भी अनाया को अपनी बहन तस्लीम नहीं कर पाए और वह तन्हाइयों का शिकार होती चली गई। आज से तकरीबन 5 साल पहले इशफाक साहब अचानक हार्ट अटैक के बायस चल बसे, और ये इसकी जिंदगी का मनहूस तरीन दिन था, जिसके बाद मुसलसल स्याह अंधेरे इसे निगलने के लिए इसकी जानिब लपकते रहे और इनसे बचकर वो आगा जान की पनाहें ढूंढती रही। बाबा के बारे में सोचते सोचते कि अब इसकी आंख लगी, इस अंदाजा ही नहीं हुआ, और यूं नींद की पुरसकून वादी में गोताजन होकर इसे इस जानलेवा दर्द से नजात मिली थी, जबकि दूसरी जानिब इसके वजूद को सुलगाकर वो शख्स भी चैन से नहीं बैठा। गाड़ी बेमकसदी कितनी देर सड़कों पर दौड़ती रही। ये सब कुछ महज एक गलत फहमी के बिना पर हुआ था और इसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन जाने अनजाने में हर बार ही इसे तकलीफ से दो चार कर देता और फिर दिल को ये कहकर तसल्ली दे देता कि वो डिजर्व करती है, और इस वक्त भी 1000 बार खुद को मुतमईन करने के बावजूद मुतमईन नहीं कर पा रहा था। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त था जब गाड़ी मीर हवेली में दाखिल हुई और गाड़ी खड़ी करके वो बाहर निकला। मौसम कुछ सर्द था, लेकिन यह सर्दी इस पर असरअंदाज नहीं हो रही थी। एक ठंडी सांस खारिज करते हुए वो सीधा दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और सीढ़ियां चढ़ते अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा, लेकिन आखिरी जीने पर इसके कदम खुद ब खुद रुक गए। वो नहीं चाहता था कि वो पलट कर देखे, लेकिन गर्दन मोड़कर वो इसके कमरे के बंद दरवाजे को देख रहा था और फिर खुद पर जब्त ना करते हुए वो इसके कमरे की जानिब कदम बढ़ाने लगा। अगर इस वक्त इसे अनाया के कमरे की जानिब जाते हुए कोई देख लेता तो शायद दंग रह जाता। वो शख्स जिसे अनाया के नाम से भी नफरत थी, इस वक्त इसकी तकलीफ बर्दाश्त ना करते हुए इसके वजूद को आराम बख्शने जा रहा था। कमरे के दरवाजे के हैंडल पर हाथ घुमाते हुए इसने दरवाजा खोल दिया। खामोशी और नीम अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया। बाल माथे पर बिखरे हुए थे जो इसकी दिलकशी में इजाफा कर रहे थे। मीर खानदान का सबसे खूबरू शहजादा, जिसकी धाक ना सिर्फ मीर खानदान बल्कि पूरी हवेली पर बैठी हुई थी, और वो शख्स इस वक्त इसके वजूद को देखते हुए न जाने क्या क्या अंदाजे लगा रहा था। वो छुई मुई सी लड़की तकिए पर सर रखे गैर आरामदेह हालत में सो रही थी, जैसे ये तकलीफ से निजात का एक जरिया हो। रुखसारों पर मिटे मिटे आंसुओं के निशानात एक दूसरे में सख्ती से पेवस्त, लब और बिखरे हुए रेशमी बाल अपने नफीस हाथों की मुठ्ठियां बनाकर इसने चेहरे की एक जानिब जमा रखी थी, और इसके वजूद को देखते हुए वो इसके कदमों में बैठ गया। अब बड़ी बारीक बीनी से उसके सफेद रुई जैसे पैरों का जायजा ले रहा था, जिन पर सुर्ख निशानात वाजे थे। खुद को मलामत करते हुए वो काफी देर इन्हें देखता रहा और फिर हाथ बढ़ाकर नरमी से इन पर अपनी उंगली फेरी। खुदा ने महबूब के लम्स को सुकून का जरिया बनाया है। मनपसंद शख्स अगर छू ले तो हर मर्ज से शफा मिल जाती है, सवाए मौत, और शायद इसी वजह से वो कुछ ज्यादा पुरसकून होती दिखाई दी। जब मैं नहीं चाहता तो मेरे सामने आओ, तो बिला वजह मेरे सामने आकर खुद को अजियत देने की क्या वजह है? बड़बड़ाते हुए वो इससे सवाल करा था। यह अपने आप से ये वाज़ेह नहीं था, लेकिन इसकी नजरें इस वक्त अनाया के चेहरे पर जमी थी। इसके कदमों से उठते हुए वो दराज की जानिब आया, जिसे खोलने के बाद इसने आहिस्तगी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला था। मोहतरमा की नींद कितनी पक्की थी कि कमरे में किसी की मौजूदगी को भी महसूस नहीं कर रही थी। अगर इसके बजाय कोई और होता तो? इस नई सोच ने इसके अंदर हशर बर्पा किया और इस सख्ती से जबड़े भींचते हुए इसने सर झटक दिया। अगर वो इस बात की जानिब ज्यादा तवज्जो देता तो ऐन मुमकिन था कि अभी से झंझोड़ते हुए सामने बिठाकर 2-4 खड़ी खड़ी सुना देता, और इसके बाद फिर से पुरसकून नींद नामुमकिन थी। दवा निकालकर एक बार फिर वो इसके कदमों के जानिब आ रहा था, और फिर इस खूबरू शहजादे ने झुकते हुए दवा निकालकर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जली हुई हिस्सों पर लगानी शुरू कर दी। वो कुछ तकलीफ का शिकार लग रही थी, लेकिन वो यूं हाथ लगा रहा था कि इसे महसूस भी ना हो। फिर भी अपने पैरों को खींचते हुए वो नींद में भी बेसकून थी। अच्छी तरह इसके पैरों पर मरहम लगाने के बाद वो उठा और सारी चीजें समेट कर इसी खामोशी से इस पर झुकते हुए अपने लबों को इसके माथे के करीब ले जाने लगा, लेकिन फिर रुकते हुए इसका चेहरा देखा और अपनी बेखुदी पर 2 हर्फ भेजते हुए इसी खामोशी से इसके कमरे से निकल गया। वो मानता नहीं था कि वो इसकी महबूब लड़की है, लेकिन जिसे तकलीफ में ना देखा जा सके, इसकी तकलीफ को महसूस करना हमदर्दी नहीं बल्कि मोहब्बत से बढ़कर कुछ होता है। लेकिन यहाँ कोई तस्लीम करता तो ना। बैरून मुल्क से वापस आए हुए इससे तकरीबन 2 माह गुजर चुके थे और इस वक्त वो खानदान भर में मरकज निकाह बना हुआ था।
कश्यप निदा इसके अलावा खानदान की दूसरी लड़कियां भी इसके आगे बिछने के लिए तैयार हो जाती और ये चीज इसे इन सबसे नफरत करने पर मजबूर कर रही थी। एक अरसा वो मगरबी खूबसूरतियों से वाबस्ता रहा, लेकिन फिर भी इसने अपनी हुदूद को नहीं भूला। मीर वजदान हसन मीर शफकत हसन का इकलौता बेटा और हवेली का सबसे बड़ा वारिस, अपने आगा जान का लाडला, शगुफ्ता बेगम की पुरजोर ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटियों में से किसी एक का रिश्ता मीर वजदान के लिए दे देते, लेकिन रुखसाना बेगम अभी तक खामोश थी। वैसे भी अपने बेटे की मर्जी के अलावा वो मुहज़्ज़ब सी खातून इस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने वालों में से नहीं थी। बिलाशुबा वो घर की बच्चियां थी और इनके लिए सबसे बढ़कर थी। चाहे कश्यप और निदा के फैशन ज़दा चेहरे बदअखलाकी और बदतमीजी इन्हें हमेशा अफसोस में मुब्तला कर देती, लेकिन एक वजूद ऐसा भी था जो इन्हें हैरत में मुब्तला कर देता, और वो था अनाया अशफाक का वजूद, जिसके बारे में वो कम से कम ये जानती थी कि वो इनके बेटे के लिए बायसे तवज्जो नहीं है, लेकिन इनके लिए एक बेहतरीन इंतखाब। ढके छुपे लफ्जों में इन्होंने बारहा शफकत साहब से इस बात का जिक्र किया, लेकिन इन्होंने हमेशा खामोशी इख्तियार कर ली। इनके ज़हन में चाहे जो भी ख्यालात पनप रहे थे, लेकिन इस वक्त तक ये सब कुछ सोचना महज एक बेवकूफ़ी थी। वो भी एक हंगामों भरी शाम थी जिस शाम या शगुफ्ता बेगम ने घर पर एक रिश्ता बुला लिया। वो शख्स पहले से शादीशुदा था, 3 छोटी छोटी बच्चियां थी और दोबारा शादी का इरादा रखता था, और शगुफ्ता बेगम की ख्वाहिश थी कि अगर अनाया का रिश्ता तय कर दिया जाए तो लोग इनके जानने वाले हैं। इनकी बात सुनने के बाद और इस शख्स से मुलाकात करके आगा जान काफी भड़क उठे थे। वो कभी तस्लीम भी नहीं कर सकते थे कि इनकी मनपसंद पोती के साथ ये सलूक किया जाएगा। वो बाहया, बाइखलाक और नफीसी लड़की, जिसका बाप मरने से पहले इसे इनके हवाले करके गया था, अपनी आंखें मोड़ने से पहले इसे महफूज हाथों में सौंपना चाहते थे। शगुफ्ता बेगम की ख्वाहिश का लिहाज था या जो भी, लेकिन शफकत साहब भी हामी भर चुके थे, लेकिन जहांगीर साहब साफ मुकर गए और वो शाम एक हंगामा भरी शाम थी। इस रोज वो पूरे एक हफ्ते के बाद फार्म हाउस से वापस आया। इसके दोस्तों के साथ पार्टीज चल रही थी। चंद दोस्त जिन्हें वो यहाँ छोड़ कर गया, लेकिन ज्यादातर तवज्जो वो अपने बिजनेस की जानिब दे रहा था, जो कि अब इसके लिए एक नया आगाज था। आगा जान ने इसे कमरे में बुलाया और इसके सामने ये पेशकश रखी, जिसे सुनकर वो लम्हे भर के लिए हैरान हुआ। ये जिद है या ख्वाहिश, इसने पूछा, और आगा जान ने सख्त नजरों से इसे देखते हुए पहली बार इसके सामने अपना हुक्म रखा। जिद? तुम्हारे आगा जान की जिद? मीर वजदान अपने लबों का कोना खींचकर मुस्कुराता रह गया। आप चाहते आका जान आपका मीर जिद पूरी नहीं करता, ख्वाहिश कर देता है। ये हकीकत थी कि यहाँ आकर इसे एहसास हुआ था कि वो बाकी सारी लड़कियों से मुनफरिद है। चाहे इसकी नकूश, इसके वजूद और इसकी खूबसूरती का जायजा वो ज्यादा नहीं ले पाया, लेकिन फिर भी इसका इखलाक और इसकी मोहब्बत से पेश आना इसके लिए काबिल तवज्जो बना था। लेकिन इस वक्त बात जिद की थी और 2 शेर एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे। एक जाने मीर जहांगीर और दूसरी जाने मीर वजदान। अगर तुम अनाया से निकाह नहीं करोगे तो मैं कभी भी ये जायदाद तुम्हारे नाम मुंतकिल नहीं होने दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो पलट कर अपने बाप को देखने लगा और शफकत साहब ने भी सिगरेट का कश लगाते हुए सर झुका लिया। यकीनन वो भी चाहते थे कि जायदाद का एक कीमती हिस्सा अनाया के साथ घर से बाहर ना जाए। ये मामला जो भी था, लेकिन इस वक्त वो यही समझ रहा था कि मुझे लालच दिया जा रहा है या जानबूझकर एक बोझ को मेरे सर पर मुसल्लत किया जा रहा है। शगुफ्ता बेगम भी इसी मुसलसल भड़काते हुए अपना किरदार अदा कर रही थी। वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि इनकी बेटियों के होते हुए कोई और इनके हक पर डाका डाल दे। बकौल इनके की मीर वजदान और इस हवेली का सब कुछ इनके बच्चों का हक था। मामला जहां तक बिगड़ते, लेकिन इस रोज ही वो इन सबके सामने इनकार नहीं कर पाया। इसकी जिद हार गई थी और जहांगीर साहब की जिद जीत गई, और इसी जिद का शिकार हुई थी वो मासूम सी लड़की जो दुल्हन के रूप में इसके पहलू में आकर बैठी। तो न जाने कितना वजूद सलग गया। गर्दन मोड़ कर भी वो इसके चेहरे को नहीं देख पाया, बल्कि किसी बुत की तरह साकित बैठा रहा, जबकि अपने कामते हुए वजूद को संभाल कर वो न जाने कौन सी ख्वाहिशें और उमंगे अपनी आंखों में सजा कर आई थी। काजी साहब ने निकाह शुरू किया। वो घूंघट की आड़ में थी। रुखसाना बेगम ने अपनी जानिब से अपनी बेटी की खुशियों को पूरा करने के लिए किसी चीज की भी कसर नहीं छोड़ी। अच्छी ज्वेलरी, अच्छी शॉपिंग, चाहे कोई जितने हसद का शिकार रहा, लेकिन वो मां थी और जाती तौर पर भी इन्हें ये बच्चा काफी पसंद था। इन्हें तो यूं लगा जैसे इनकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन अपने बेटे के रवैये की वजह से खामोशी इख्तियार किए हुए थी। अनाया इशफाक दख्तर मीर इशफाक, आपका निकाह बस 5 लाख हक महर सिक्का राइजुल वक्त मीर वजदान वल्द मीर शफकत से पढ़ा जाता है। आपको निकाह कबूल है। इस वक्त अगर किसी चीज की कमी थी तो वो सिर्फ इसके हाथ की थी, जो अपने सर पर महसूस करना चाहती थी। अशफाक साहब का हाथ जो जब तक इसके सर पर सलामत रहा तब तक दुनिया की भीड़ में इसने खुद को अकेला नहीं जाना था।
اس نے रजामंदी दे दी। पास बैठे हुए शख्स ने भी इकरार कर लिया और यूं अपने हकूक और फराइज एक दूसरे से मंसूब करके वो अनाया इशफाक से सबकी पुरजोर फरमाइश के बाद इसे अनाया की जाने पलटना पड़ा। हाथ बढ़ाते हुए इसका घूंघट हटाकर वो पहली बार इसके चेहरे को देख रहा था और फिर वो थम सा गया। शराबी निगाहें जिन्हें मेकअप ने और ज्यादा हसीन बना दिया था, खूबसूरती से सजी हुई लब, सतवा नाक और सुर्ख सफेद रंगत गोल्डन कलर के शरारे में वो इतनी दिलकश लग रही थी कि वो थम सा गया। धड़कनें बेतहाशा बढ़ने लगी। इसकी लड़ती हुई पलकों का ख्याल करके बामुश्किल इस पर से नजरें हटाते हुए वो इससे फरार बख्श चुका था और इस फरार के मल जाने के बाद वो कुछ मुतमईन हो गई। कुछ ही देर के बाद शगुफ्ता बेगम ने इसे वजदान के पहलू से उठाकर अंदर भेज दिया। कमरे के दरवाजे के सामने कश्यप और नदा ने इसे छोड़ दिया। हालांकि वो इससे 3 साल बड़ी थी, लेकिन आज तक ना इन्होंने तमीज और तरबियत सीखी थी और ना ही वो कभी किसी के सामने दोहरा सकती थी। कश्यप के दिल में इससे क्या चल रहा था वो खूब वाकिफ थी। सो अपना शरारा संभालती खुद ही कमरे में दाखिल हुई और बिस्तर पर टेक लगाते हुए बैठकर एक ठंडी सांस खारिज करके इसने लम्हे भर में अपने बदलते हुए मुकद्दर को सोचा था। सिर्फ एक लम्हा लगा और वो शख्स इस पर मालिक बना बैठा जिसके बारे में वो ये सोचा करती थी कि वो किसी जजीरे का शहजादा होगा, जिसके पास आकर जब इसके हाथों को थामेगा तो इसके धड़कनों की रफ्तार मध्यम हो जाएगी। न जाने वो कितनी देर इसके बारे में सोचती रही और फिर आईने के सामने आकर खुद को ज्वेलरी से आजाद करवाने लगी। आंखें बेवजह नम हो रही थी। इसे राजी करने वाले भी आगा जानी थे। जिन्होंने जिस वक्त मीर वजदान का नाम इसके सामने दोहराया वो अंदर तक काम गई। वो हसीन थी, बल्कि हसीन तरीन कहना भी काफी नहीं होगा। वो मगरूर शहजादा इसकी दस्तरस में लिखा जा रहा था। तो ये खुश नसीबी थी, लेकिन इसकी खुश नसीबी को हासिल करने के लिए इसे कितनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ती, इसे ये भी मालूम था। कमरे का दरवाजा धार से खुला और आने वाले शख्स को देखकर वो थम सी गई। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर अपनी पुश्त पर हाथ बांधे वो इसके सामने आकर खड़ा हो गया। अपने शौहर को देखने का हक देने की बजाय सब कुछ उतार रही हो। वो सवालिया नजरों से इसे देख रहा था, बिल्कुल आम सा लहजा। अपने हलक को तर्क करते हुए वो बेवजह इधर उधर देखने लगी और मीर वजदान ने आगे बढ़कर पहली बार इसका हाथ थाम कर इसे करीब खींचा था। इस वक्त वो इसके कान को भारी झुमके से आजादी दिलवा रहा था और साथ ही साथ इसकी सरगोशी जानलेवा थी। तुम जानती हो तुम सिर्फ आगा जान की जिद का नतीजा हो और ये जिद मैं कब तक कायम रखता हूँ मुझे खुद भी अंदाजा नहीं। हैरत तो इस बात की थी कि वो इस वक्त ये सरगोशी नहीं सुनना चाहती थी, बल्कि वो सरगोशी सुनना चाहती थी जो इसे सुर्खियों में डबो दे, जो इसके चेहरे पर गुलाब बिखेर दे। इसने बड़ी बड़ी हैरत ज़दा नज़रें उठाकर वजदान को देखा। लब कुछ कहने के लिए हिले और इसी लम्हे वो इसके लबों पर झुकते हुए अपने जुनून का निशाना बना गया। इस लम्स में मोहब्बत नहीं थी, बस एक जुनून था, एक जिद, एक मलकियत का एहसास। और वो बस साकित खड़ी रह गई। एक एक आंख दुबाते हुए वो 2 कदम दूर हुआ और इससे पहले कि पलट कर कमरे से निकल जाता, हैरान और परेशान से निदा कमरे में दाखिल हुई और दोनों को भारी बारी देखकर हसद भरे चेहरे के साथ खड़ी रह गई। वो तो यहाँ से जा चुका था, लेकिन निदा ने आगे बढ़कर ऐसे जो कुछ कहा जा सकता था कह दिया, लेकिन वो ये सब कुछ सुन नहीं रही थी। वो तो इसी लम्स के एहसास के तहत खड़ी थी जो अभी इस पर बिजली बनकर गिरा था और कुछ लम्हों के लिए इसे कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई दोनों से महरूम कर दिया। बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती। निदा ने बाहर जाकर बात फैला दी थी और सारा इल्जाम इस पर धर दिया। अब बात को बढ़ावा किस तरह देना था ये तो शगुफ्ता बेगम बखूबी जानती थी। अब इस घर में निकाह हो चुका तो क्या मेरी जवान बच्चियों का ख्याल नहीं किया जाएगा? वो तो भला हुआ नायक है जो उसने सब कुछ मुझे बता दिया, वरना मैं कैसे समझ पाती कि वजदान की इन ओछी हरकतों पर उतर आया। इन्होंने तो बाकायदा सर पीट लिया। तो शर्मिंदा हुए जा रहे थे। इस वक्त वो ऑफिस से वापस आया। निकाह को 2 दिन हो चुके थे और इन 2 दिनों में इसकी मुलाकात अनायत से नहीं हुई। खुदा जाने वो इसके आने के बाद खुद को कहाँ छुपा कर रखती थी और ढूंढने की कोशिश वो नहीं किया करता, लेकिन इस वक्त चची के मुंह से ये अल्फाज सुनकर इसे अजीब सा लगा। ये इन दोनों की बात थी, इनके आपसी मामलात थे और वो लड़की इतनी बेवकूफ थी कि ऐसे लोगों के सामने बयान करती फिर रही थी। भाभी खुदा का खौफ करें, बच्चे हैं और वैसे भी अब मियाँ बीवी हैं। रुखसाना बेगम ने बात को टालना चाहा, लेकिन शगुफ्ता बेगम अंदर आते हुए वजदान को बखूबी देख चुकी थी। मुझे आपकी तरबियत का अंदाजा था, लेकिन मैं तो अनाया की गई बात दोहरा रही हूँ। गजब खुदा का, अब शौहर की बात जवान बच्चियों के सामने कौन दोहराता है? लबों का बोसा लेना, तोबा तोबा। बाकायदा कानों को हाथ लगाते हुए वे तिरछी नजरों से वजदान के चेहरे को देखते हुए बात इसके कानों में उंडेल चुकी थी और बेमकसदी शर्मिंदा होते हुए वो जबड़े भींच कर अपने कमरे में चला गया। आते इसने कोट उतारकर सोफे पर दे मारा। उफ, क्या वो इतनी कम अक्ल है, इतनी जाहिलियत के
इस सबके सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा और फिर इसी बात का बढ़ावा देकर इसे अनाया से इस कदर बदगुमान कर दिया था कि दोबारा इसने अनाया के सामने जाने की जरूरत भी महसूस नहीं की। हालांकि बारहा इसका दिल चाहता कि वो जाकर इस लड़की की गर्दन दबोच ले या फिर इसकी जुबान ही काट ले, लेकिन खुद पर जबर करते हुए वो खामोश रहा और आज जब इसके सामने आई तो वो अपने गुस्से को जाहिर करने से बाज नहीं आया, जिसका नतीजा इतना भयानक हो सकता था। इसने सोचा भी नहीं था कि वो इसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, बस अपने गुस्से का इजहार करना चाहता था, इसे डराना चाहता था। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि इस रोज निदा ये सारी बातें खुद सुन चुकी थी और इसे अनाया के लबों पर झुकते हुए भी देख लिया था और इसने बात को बढ़ावा देकर पूरी हवेली में फैला दिया। दोनों नफूस अपनी अपनी जगह पर अजीब सी शर्मिंदगी और बदगुमानी में मुब्तला थे। बदगुमानी इस कदर बढ़ी कि इन्होंने नफरतों का रूप धार लिया। आगा जान को दवा देने के बाद वो इनके सामने बैठ गई। सुबह बेदार होकर वो काफी देर अपने पैरों पर लगी हुई मरहम को देखती रही और याद करती रही कि उसने सोने से पहले ऐसा कभी भी नहीं लगाया था। फिर निदा कश्यप, शगुफ्ता बेगम या कोई और इसके कमरे में आया, लेकिन हैरत ज़दा बात यह थी कि इसने तो किसी को बताया ही नहीं सवाए शगुफ्ता बेगम के, कि इसके पांव जल गए और शगुफ्ता बेगम कभी भी इन लोगों में से नहीं थी जो इसे काबिल रहम समझते थे। जब कुछ समझ नहीं आया तो सर झटकते हुए नीचे उतर आई। पैरों में आरामदेह चप्पल पहनकर वो बाहर निकल कर आई। बैठकर खाना इसने नहीं सीखा था और ना ही इसकी इतनी अहमियत थी कि वो यहाँ बैठकर हुक्म सादर करती रहती। 2 दिनों के बाद रमजानुल मुबारक का आगाज था और इससे पहले वो छोटे मोटे सारे काम निपटा लेना चाहती थी ताकि इबादत का टाइम ज्यादा मिले और कामों में उलझकर वो अपने रहमान को न भूल जाए। आगा जान को दवा देकर वो इनके सामने बैठ गई। कुछ देर आराम कर लेती। मेरा बच्चा, इनकी शफीक आवाज इनके लिए किसी थेरेपी से कम नहीं थी। आपको देख रही हूँ, बस यही मेरा आराम है। वो इनके शफीक चेहरे को देखती रह गई जिन पर झुर्रियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कितना तकलीफदेह होगा इनसे बिछड़ना, और ये वो हरगिज नहीं चाहती थी। मुझे लगता है कि ये तब्दीली खुशकुन है और इस मुबारक समझ कर आने वाले नेक महीने में अपने लिए अच्छे नसीब मांगना। नरमी से इसके सर पर हाथ फेर कर वो इसे समझा रहे थे और वो जरा सी हैरान हुई। भला कौन सी तब्दीली? अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए इस लम्हे वो इन्हें मासूम लगी थी। इन्हें इसके सामने बात दोहराना मुनासिब तो नहीं लग रहा था, लेकिन एक बड़े होने की हैसियत से वो इसे समझाना चाहते थे कि रात तुम्हारे कमरे से परेशान सूरत लिए निकलते हुए मीर को मैंने देख लिया था। अगर वो तीमारदारी करने आया था तो इसकी हौसला अफजाई करना मेरा बच्चा। और वो धक से रह गई, जैसे किसी ने इसके वजूद को साकित कर दिया हो, जैसे किसी ने कोई मंत्र पढ़कर इसे पत्थर का बना दिया हो। सुबह इसके पैरों पर लगी हुई क्रीम, आगा जान कुछ और भी कह रहे थे, लेकिन सुर्ख चेहरे को झुकाकर वो तो इस बात पर थम सी गई थी और अगले लम्हे बस अपने दुपट्टे को संभालती वो उठ खड़ी हुई। आपका कहना है कि मीर मेरे कमरे में आए थे? हो सकता था कोई और लम्हा होता तो वो झीम कर दोबारा इस बात को ना दोहराती और शायद आगा जान भी इसका तस्करा इसके सामने ना करते, लेकिन यहाँ मामला कुछ और था। इसने इस बात में सर हिला दिया। वो चुपचाप इन्हें देखती हुई पलट गई। दिल मुसलसल धड़क रहा था, सांसें तेज थी और लबों की कपकपाहट वाजे थी। कमरे में आने के बाद इसने सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स खोला जो हमेशा हर कमरे में मौजूद होता है। इस मरहम को निकालकर वो काफी देर देखती रही। वो अगर इस शख्स से पूछती तो वो साफ मुकर जाता। या अल्लाह, ये क्या था? कोई गति जिससे कम से कम वो इस जिंदगी में तो नहीं सुलझा सकती थी। भला ही कोई तस्लीम करने वाली बात थी कि वो शख्स जो इसके लिए बाइस अजियत हो, जो इसे तकलीफ से 2-4 होता हुआ देखकर मुतमईन रहे, जो इसका नाम दोहराना भी पसंद नहीं करता। रात के अंधेरे में इसके पैरों को हाथ लगाते इसने बेसाख्ता अपने कानों को हाथ लगा लिया। सर को नफी में हिलाते इनकार करके खुद को तसल्ली दी थी। ऐसा मुमकिन नहीं था, ऐसी खुशफहमियां वो हरगिज नहीं पाल सकती थी। यही इसके हक में बेहतर था। इसने खुद को हद दर्जे महदूद कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि वो मीर वजदान के सामने जाए। जब भी इसे मालूम होता वो घर में है तो वो अपने कमरे में चली आती, और कुछ शगुफ्ता बेगम का भी हुक्म इतना सख्त था कि वो मीर के सामने आने पर इसे बुरी तरह झाड़ सकती थी। सो इनका डर भी गालिब था और ऐसे में खुद को छुपाना इस पर वाजिब हो गया। जबकि दूसरी तरफ रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने के आगाज के साथ इसकी दुआएं, इसकी इबादत और मेहनत पहले से काफी बढ़ चुकी थी। तहज्जुद के लिए सुबह उठती तो देर तक जाए नमाज पर बैठी मुख्तलिफ दुआओं को दोहराती रहती। वालिदैन की मगफरत इनके लिए सकून और फिर आंसुओं का एक ना रुकने वाला सिलसिला। इफ्तारी की सारी तैयारियां भी वो हस्बे मामूल मुलाजमा के साथ मिलकर देखती थी। घर में रुखसाना बेगम के साथ मिलकर वो सारे कामकाज संभालती। शगुफ्ता बेगम को तो आने जाने से फुर्सत नहीं थी, और रही बात 2 बेटियों की तो वो किचन में जाकर घर के मामला देखना सख्त मायूब समझती थी।
आज 2 रमजान मुबारक थे। चांद को काफी देर देखने के बाद वो पुरसुकून सा नजरें झुका गया। इस वक्त वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। कुछ देर खुद के साथ गुजारने के बाद वो वापस आया। अपनी वार्डरोब खोलकर ऊपर वाले खाने में रखी हुई एक सुनहरी रंग की डायरी निकालकर वो बेड पर आ बैठा। डायरी ने चंद दिल पहले हासिल की थी और तब इसने नहीं सोचा था कि वो कभी इसे इन्हमाक से पढ़ेगा। बस इसने उठाकर अपने पास रख ली और आज वो इसकी वर्क गर्दानी कर रहा था। सबसे पहले सफे पर लिखा हुआ नाम वो काफी देर तक देखता रहा, अनाया इशफाक, और इसके साथ छोटे साइज में लिखा हुआ अनाया मीर। लबों का कोना खींचकर वो मुबहम सा मुस्कुराया और बेड ग्राउंड से ठेक लगाकर सफे पलटता जा रहा था। निदा, कशफ और ममा कहती हैं कि मैं सारी जिंदगी इसी दहलीज पर बैठे गुजार दूंगी। इसकी नजरें लिखी हुई थी सत्रों पर रक्स कर रही थी। यहाँ से तकरीबन 3 माह पहले का लिखा हुआ था। मैं सारी जिंदगी इसी दहलीज पर गुजार सकती हूँ, चुपचाप सब्र के साथ। अगर परवरदिगार बुजुर्ग को दाना ने मेरे हक में लिखा है तो इसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। अब वो पहले से ज्यादा इन्हमाक से पढ़ रहा था। हर लड़की की तरह मीर अभी अभी हसीन ख्वाब से चांदनी रात में इसके लिए सोचूं वो दूर किसी जजीरे से आने वाला खूबरू शहजादा जो मेरा हाथ थामे तो सारी दुनिया देखती रह जाए, जो सुर्ख गुलाबों के गजरों को मेरी कलाई की जीनत बनाए तो मैं खिलखिला कर हंस पड़ूं। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके मुतालिक पढ़ता जा रहा था। दिल भारी हो रहा था, जमीन पर एक बोझ गिरता जा रहा था और कुछ ही देर के बाद इसने डायरी बंद करके साइड पर रख दी। हर लड़की की तरह इसके भी हसीन ख्वाब थे। वो हसीन शक्लो सूरत की हामिल लड़की अपनी जिंदगी के हसीन ख्वाबों को सजाकर मुंतजर थी इनकी खूबसूरत ताबीर के लिए। लेकिन क्या होगा जब ताबीर इस कदर भयानक होगी? इसके बारे में मुसलसल सोचते हुए अपने बालों में उंगलियां चलाता वो खुद को नींद के हवाले करता चला गया। अब अगर इसके बारे में जानने का इरादा कर ही लिया था तो ऐसा आज वक्त नहीं हुआ। मीर वजदान ने इरादा किया और फिर वापस हट जाए। अब इसकी नस नस से वाकिफ होना बहुत जल्द। 3 बजे के करीब वो दोस्तों से फ्री होकर हवेली वापस आया। सुबह ऑफिस से ऑफ ले रखी थी और सुबह वो दिन भर सोने का इरादा रखता था। दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होकर वो मामूल के मुताबिक पहले किचन में आया। पानी का गिलास पीने के बाद सीढ़ियां चढ़ते हुए वो अपने कमरे में जा रहा था जब अचानक अनाया के कमरे का दरवाजा खुला और वो थम सा गया। पलट कर इसने देखा था सफेद रंग के दुपट्टे को अपने चेहरे के इर्द गिर्द लपेटे वो यूं नमूदार हुई जैसे बादलों के दरमियान चांद और शांत कदमों के फासले पर खड़ा शख्स बड़ी फुर्सत से इसके चेहरे का जायजा ले रहा था। अनाया ने इसकी जानिब तवज्जो नहीं दी या फिर वो इसकी मौजूदगी के मुतालिक जानती नहीं थी। इससे पहले कि वो नीचे उतरती एक संजीदा सी आवाज में इसके कदमों को जकड़ा और फुर्ती से पलट कर इसने मीर वजदान को देखा। आज कितने दिनों के बाद वो एक बार फिर आमने सामने थे। एक नामहसूस से खौफ ने इसे अपनी लपेट में लिया। वो सिर्फ फरार चाहती थी। गर्दन झुकाकर इसे नजरों को घुमाकर इधर उधर देखा जबकि इसके करीब आते हुए वो अभी तक इसके चेहरे का जायजा ले रहा था। अभी तक जाग रही हो? वजह? हुक्मिया सवाल। तहज्जुद पड़ रही थी। हस्बे मामूल नजाकत भरा जवाब। आदत के मुताबिक वो लबों का कोना खींचकर मुबहम सा मुस्कुराया। क्या मांगा फिर? इस बार इसके करीब आते हुए वो इसे दीवार से लगा चुका था। मीर प्लीज, कोई देख लेगा। इसके सवाल का जवाब देने की बजाय अनाया ने अपना खदशा जाहिर किया। न जाने आज इस शख्स पर रोमांस का कौन सा भूत सवार था। कोई बात नहीं, देख ले। वैसे भी जिसने नहीं देखना है इसे तुमने खुद बता देना है। और वो दांत पीस कर इसे देखती रह गई। बड़ी शिद्दत से दिल चाहा था कि आज तो वो इसे खड़ी खड़ी सुना दे, लेकिन चाहने के बावजूद वो ऐसा नहीं कर सकती थी और इसे यूं दांत पीसते हुए देखकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब तुम्हारे पांव कैसे हैं? आज वो बेहतर अंदाज में बात कर रहा था। वो कोई हसीन ख्वाब देख रही थी या जो भी, लेकिन नजरें काफी देर इसको बड़ू शहजादे के चेहरे पर जमी रही। मैं पैरों के मुतालिक पूछना चाह रहा हूँ। बात करते करते इसने पहली मर्तबा इसकी कमर में हाथ डालकर इसे जरा सा अपने करीब खींचा और इसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोच कर वो फासला बनाती रह गई। आंखें खतरनाक हद तक फैल चुकी थी। वो कहाँ इसके सवाल सुन रही थी, वो तो इसके लम्स पर घबराती जा रही थी, इसकी गुस्ताखियों पर सर हो रही थी और वो बेबाक सा शख्स को पकड़कर इसे घुमाकर इसकी पुष्ट को अपने साथ लगाकर इसकी हिजाबी स्टॉल में बंधे हुए दुपट्टे को खोल चुका था और बाल किसी आबशार की मानिंद इसकी पुष्ट पर बिखर गए। जिस तरह इन आंखों से मुझे देखती हो, मुझे लगता है मैं नजरे बद का शिकार हो रहा हूँ। इसकी गर्दन के करीब वो हल्की सी सरगोशी कर रहा था जबकि अनाया का दिल यूं धड़क रहा था कि वो आवाज कानों तक आ रही थी। आपको नहीं लगता कि आपको माजरत कर लेनी चाहिए? वो एक बार फिर इसकी बात पर आहिस्तगी से हंसा। भला किस लिए? इसके बालों को गर्दन से हटाकर वो इसकी सारी तवज्जो अपनी जानिब खींच रहा था जबकि इसकी हरकतें मुकाबिल के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था।
آپ نے میرے پیروں کو جلا دیا، مجھ پر غصہ کرتے اور شاید نفرت بھی۔ اس بار اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور وہ لب جماتا ہوا شخص اس کا رخ اپنی جانب پھیر گیا۔ اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ کسی اور ہی سفر پر گامزن تھا۔ ہاں، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، تمہیں پسند نہیں کرتا، تم سے دور رہتا ہوں، لیکن تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارا ہوں جیسے کوئی منتر اس پر پھونک دیا گیا ہو، جیسے کسی نے اسے اپنے بس میں کر دیا ہو؟ وہ لڑکی تھی یا چاندی کا کوئی مجسمہ؟ اور اسے یوں ساکت چھوڑ کر وہ الٹے قدموں سے چلتا اپنے کمرے میں چلا گیا، جسے خوشبودار ہوا کا جھونکا اس کے ارد گرد آ کر اس سے ٹکرایا ہو اور اسے اپنی آہٹوں کا شکار کر کے بے قرار کر گیا ہو۔ نفرت کرتا ہے، پاس رہنا پسند نہیں کرتا، دور رہتا ہے، لیکن پھر بھی میرا ہے، وہ یوں دوہرا رہی تھی جیسے خود کو یقین دلا رہی، اور اگلے لمحے سختی سے سر جھٹکتے ہوئے خود کو ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ یا اللہ، یہ شخص اور اس کی گستاخیاں واللہ جان لیوا ہوتی تھی، اور ابھی وہ ان باتوں کو دل سے لگا کر کوئی روک نہیں پا سکتی تھی۔ اس کی بے خودی جس طرح بڑھتی جا رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بار پھر وہ شگفتہ بیگم کی تذلیل کا نشانہ بن جائے۔ سو خود کو محدود کرتے ہوئے اس کی نظروں سے بچاتی رہ گئی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں چھان بین کر رہا ہے۔ ہر روز اس کی ڈائری کو پڑھتے ہوئے اس کے بارے میں ایک نیا انکشاف کرتا ہے، اور پھر دیر تک اسے سوچتے ہوئے گویا آنکھوں سے سمو لیتا ہے۔ محبت کے وجود سے انکار کرنا ممکن نہیں ہوتا، چاہے کسی سے محبت کرنے سے لاکھ انکار کریں، خود کو سمجھائے، لیکن اگر تمہارا دل اس کی جانب اٹریکٹ ہے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دل کسی کی نہیں سنتا۔ اور یہ طے تھا کہ اس بار میرا میر وجدان کا دل بری طرح اس کی خوبصورتی کے جال میں پھنس چکا تھا۔ وہ آغا جان کی ضد تھی، اور ان کی ضد سے پہلے بھی اس کے لیے ایک بے ضرر سی لڑکی جیسا سوچنا اسے اچھا لگتا۔ پسندیدگی، محبت، عشق، وہ ان چکروں میں پڑنے والا شخص نہیں تھا، بس کچھ نظروں کو بھائے اور وہ اچھا لگنے لگے تو وہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو کچھ اس کا ہوتا ہے پھر اس پر کسی کی نظر پڑے یہ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ رمضان المبارک کے دن ایک ایک کر کے گزرتے چلے گئے۔ ان دنوں میں جہاں اس نے خود کو زیادہ مصروف کر لیا تھا، وہیں میر وجدان بھی پہلے سے زیادہ مصروف رہنے لگا۔ رخسانہ بیگم نے کہا تھا کہ چونکہ اب ان کی بہو کی حیثیت رکھتی ہے تو عید کی ساری شاپنگ وہ خود اسے کروانا چاہتی ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ شگفتہ بیگم کبھی بھی اس کی من پسند چیزیں اسے نہیں دلائیں گی، لیکن شگفتہ بیگم نے صاف انکار کر دیا۔ ان تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بھی بیٹی ہے اور آپ کی بھی، جہاں دوسری بہنیں شاپنگ کرنے جائیں گی یہ بھی چلی جائے گی۔ اور ان کی میٹھی میٹھی باتیں رخسانہ بیگم کو یقین کرنا تو مشکل تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، اور اس روز عید سے صرف 5 دن پہلے وہ ندا اور کشف کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئیں۔ اس روز وہ حد سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ آغا جان نے اسے رقم دی تھی، لیکن آج سے پہلے وہ کبھی بھی اپنے لیے خریداری کرنے نہیں گئی۔ ہمیشہ شگفتہ بیگم اس کے لیے چیزیں لے آتی اور وہ چپ چاپ پہن لیا کرتی۔ وہ جتنی بھی ایکسائٹڈ تھی، یہاں آ کر اس کی ساری ایکسائٹمنٹ اڑنچو ہو گئی۔ یہاں سے جو نظام دیکھا تھا وہ اس کا دل جلانے کے لیے کافی تھا۔ ندا اور کشف نے اپنی مرضی کی ہر چیز خرید لی، لیکن اس کی خریدی ہوئی ہر چیز میں نکتہ چینی نکال کر واپس کر دیتی، اور بلاخر واپس ہوتے ہوئے اس سے کام سا جوڑا لے کر دے دیا، پھیکا سا رنگ، بدمزہ کڑھائی، جسے ڈبڈباتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر وہ افسوس کرتی رہ گئی۔ مجھے یہ نہیں پہننا کشف، میں خود لے لوں گی۔ اسے ذرا سا احتجاج کرنا چاہا اور کشف نے دھکیلتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ زیادہ اکڑ دکھانے اور نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جا کر مما کو بتاؤں گی اور شام سے پہلے پٹائی ہو جائے گی۔ تمہاری ان دونوں لڑکیوں کی بدتمیزی اپنے عروج پر تھی، اور کبھی بھی انہیں برا نہیں کہتی تھی، لیکن اس وقت اسے اپنے لیے شدید برا لگ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی یہ لباس عید پر نہیں پہنے گی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنی مایوس ہوئی تھی۔ مایوسی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور ان 5 دنوں میں وہ صرف خود پر افسوس کرتی رہ گئی۔ ہر لڑکی کی طرح اس کی بھی خواہشیں تھی، جی بھر کر خریداری کرنا، اپنی مرضی کی چیزیں لینا، لیکن افسوس ان روحوں پر جنہیں ایک اپنی چال کا نشانہ بنا کر اپنی خود غرضی میں لپیٹ کر قید کر دیا جائے، اور پھر وہ ساری زندگی اسی قید مسلسل کا شکار رہیں۔ بالآخر چاند رات آ گئی۔ رخسانہ بیگم سے وہ پہلے اس کے متعلق پوچھ چکا تھا، لیکن رخسانہ بیگم نے منوان شگفتہ بیگم کی بات اس سے کہہ دی، اور اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس گھر میں جو کچھ ہوتا تھا وہ اس پر بڑی باریک بینی سے غور کر رہا تھا، لیکن شاید ابھی اس کے حق میں بولنا نہیں چاہتا تھا۔ شام کے قریب ہی وہ واپس آ گیا۔ صبح چونکہ عید کا دن تھا تو مصروفیت کچھ زیادہ تھی۔ اس وقت وہ لاؤنج میں تھا جب کشف مہندی سے بھرے ہاتھوں کے ساتھ اس کے قریب آ بیٹھی، بار بار اپنے سفید ہاتھ اس کے سامنے لہراتے ہوئے اس کی توجہ حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن مہندی کی بھینی بھینی خوشبو اور چوڑیوں کی کھنک اسے کسی اور ہی وجود کی طرف
متوجہ کر رہی تھی اور بالآخر اسے سر اٹھا کر اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کشف ندا دونوں ہی گھر پر تھیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہی تھیں۔ آج رات کو وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، سجی ہوئی روپ میں، چوڑیوں کی کھنک اور مہندی کی خوشبو کے ساتھ، کاجل سے لبریز آنکھیں۔ آج وہ اسے چاند کے ساتھ دیکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج وہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ عید وہ اس کے لیے حسین بنا دے گا۔ اسے اندازہ ہوا وہ میر وجدان کی بیوی ہے، کسی ایرے غیرے شخص کی دسترس میں نہیں۔ کچن کے سامنے کھڑا وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا، جو برتن سیٹ کرتے ہوئے نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ دوپٹہ کمر سے باندھ رکھا تھا، لمبے سیاہ بال کیچڑ میں مکید ہو کر اپنی آزادی کے لیے پھڑپھڑا رہے تھے۔ سرخ و سفید رنگت کسی شوق رنگ کی متلاشی تھی۔ دروازے سے ٹیک لگا کر وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا، جب تک ایک انجانی سی خوشبو نے اسے پلٹ جانے پر مجبور نہیں کیا تھا، اور وہ اس شخص کو یوں خود کو دیکھتے پا کر وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ تلاش کرنے لگی، لیکن میر وجدان نے آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے کو اٹھا لیا تھا، اور اس وقت وہ اپنے وجود کی تمام نشیب و فراز کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی بری طرح پزل ہو رہی تھی۔ تم جانتی ہو آج چاند رات ہے، ساری لڑکیاں تیار ہیں، تم کیوں نہیں؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا، جو کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ تیار ہو کر اس کے سامنے آئے۔ میرا دوپٹہ دے میر۔ آج وہ پہلی بار اس سے نام سے مخاطب کر رہی تھی، اور یہ نام عنایہ کے لبوں سے کتنا خوبصورت لگ سکتا تھا، اسے سوچا بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے وہ دوپٹہ اس کی جانب اچھال دیا، جسے سر پر لے کر اب اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ساری لڑکیاں تیار ہیں، ایسے میں اگر ایک لڑکی تیار نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا۔ آج سے پہلے اس کو کبھی بھی اتنی نیگیٹو اور مایوس دکھائی نہیں دی تھی جتنی کہ اس وقت۔ شاید وہ اپنے بابا کو مس کر رہی تھی یا پھر کوئی اور وجہ، لیکن وہ سمجھ نہیں پایا۔ اور اگر میری آنکھیں اسی ایک لڑکی کو دیکھنا چاہتی ہوں تو؟ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ نہ جانے اسے کیوں لگا تھا کہ وہ اس کے جذبات کا مذاق اڑاتے، اس کی تذلیل کرتا ہے۔ اپنی بھیگی آنکھوں کو چھپاتے وہ اس کے قریب سے گزرنے لگی، جب اس نے پورے حق سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تیار ہو کر آؤ اور مہندی بھی لگانا، جبکہ اپنے ہاتھ کو چھڑواتے ہوئے وہ ایک بار پھر دور جانے لگی، لیکن مقابل اس کے راہیں روک چکا تھا۔ مجھے تنگ نہیں کریں میر، میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، چبا چبا کر کہتے ہوئے اس وقت اس نے میر کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور اس لمحے وہ اسے ایک معصوم سی بچی لگی جو اپنے سرخ و سفید رنگت کے ساتھ روتے ہوئے اسے جتا رہی ہو کہ اس کا من پسند کھلونا اس کے پاس موجود نہیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماما کہہ رہی ہیں جلدی سے چائے بناؤ اور شیر خورما اور دوسری چیزیں بنا کر فریج میں رکھو۔ کشف نے اسے دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا تھا، اور وہ وجدان کی گرفت سے اپنے بازو چھڑوانے لگی، لیکن وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے بے تحاشا قریب کر چکا تھا۔ جا کر اپنی ماما سے کہو کہ نیچے آ کر وہ چائے بنائیں یا تمہیں آرڈر کریں، میری مسز میرے ساتھ باہر جا رہی ہے۔ اس نے سامنے کھڑی لڑکی کے سر پر کوئی بم پھوڑ دیا تھا، اور یہ بم اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کے سر پر بھی پھوٹا تھا۔ وہ تو حق ادا کو اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ میر اس کے لبوں نے بے آواز سرگوشی کی، جیسے وہ اسے جتانا چاہتی ہو کہ وہ اس کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرے، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر لاؤنج میں لے آیا۔ شگفتہ بیگم تو پہلو بدل کر رہ گئی۔ ماما ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کا ہوتا ہے اس سے ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جو پروردگار نے آپ کے حق میں لکھا ہے وہ آپ سے چھن جائے۔ اور آج گاڑی میں بیٹھی وہ دیر تک اس خوبرو شخص کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ آج وہ پورے حق سے اس سے اپنی بیوی بنا کر باہر لے آیا تھا، اور وہ چپ چاپ بس اس کے ساتھ کھڑی اپنی مرضی کے ڈھیر سارے سوٹ، جویلری، میک اپ کا سامان اسے دلانے کے بعد وہ اسے گجروں کی شاپ پر لے آیا۔ اتنی مہربانیوں کی کوئی خاص وجہ؟ نرم آنکھوں سے وہ اسے دیکھتی رہ گئی، اور میر نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ کیا وجہ؟ ضروری نہیں کہ تم میری ہو، میں تو پہلے بھی آپ کی تھی۔ ایک بے وجہ شکوہ اس کے لبوں سے ابھرا، اور وہ مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ تو مجھے اندازہ نہیں تھا۔ آنکھ کا کونا دبا کر وہ اسے مکمل سرخ کر چکا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اس گجرے پہنانے کے بعد وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس چہل پہل بھری دنیا میں چلتے ہوئے وہ ساری باتیں دہرا رہا تھا جو اس کے متعلق جانتا تھا، اور سرخ چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہ بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے بیگم صاحبہ آپ کا حق نہیں بنتا تھا کہ اپنے شوہر نامدار کو چاند رات کی مبارکباد دیتی، یا پھر اس چاند رات میں اپنے حسن سے متعارف کرواتی تاکہ ہماری بھی رات بن جاتی۔ اس کے خمار آلود لہجے پر جہاں وہ سرخ ہوتی رہ گئی، وہاں وہ اس کے گلابی رخساروں کو کھینچتا اسے تلملانے پر مجبور کر گیا۔ وہ اس کے لیے سب سے بڑی مشکل تھی کہ وہ میر کی نظروں کے حصار میں تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ رو دیتی، مقابل نے کھلکھلاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ رات اس قدر حسین ہوگی۔ اس روز وہ پورے حق سے اس سے گھر واپس لے کر آیا۔ اگلا دن عید کا تھا۔ پیچ کلر کے شرارے میں ہاتھوں پر مہندی لگائے وہ پہلی بار پورے دل سے تیار ہوئی،
और गेंजा का जालीदार दुपट्टा अपने शानों पर फैलाकर अपने संवरे हुए बालों के साथ वो बाहर निकली तो मुकाबिल इससे देखकर थम सा गया। ईद मुबारक इसे नरमी से दोहराया तो इसे कोने में खींचकर अपने करीब करते हुए वो इसके चेहरे को थाम कर रह गया। इतनी फीकी ईद मुबारक। इससे पहले कि वो इसकी बात को समझ पाती वो पूरे हक से इसके लबों पर झुका और अपने मुलायम लबों से इसके गुलाबी लबों को अपनी दस्तरस में लेता चला गया। दिल इसकी बेबाकी पर उछलकर हलक में आ गया। सांस अटक चुकी थी और पूरा वजूद लर्ज उठा, लेकिन इस शख्स का लम्स जानलेवा था। वो अपने लबों से इसे सैराब करता हुआ यकीन दिला रहा था कि मोहब्बत सिर्फ एक चिंगारी है और इस चिंगारी को भड़कने में देर नहीं लगती। ये चिंगारी तो इस दिल में न जाने कितने अरसे से दबी हुई थी। बस इसे थोड़ी सी हवा की जरूरत थी। एक झोंका इससे टकरा कर इसे सुलग जाने पर मजबूर कर देता और वो बढ़ाकर आग की शक्ल इख्तियार कर लेती। न जाने कितनी देर के बाद इसका ख्याल करते इसने नरमी से इसे छोड़ दिया और फिर खूबसूरती से मुस्कुराते हुए इसके चेहरे के ऊपर इतने रंगों का जायजा लिया। बहुत बदतमीज आप। अपने नाजुक हाथ से इसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारती वो करीब से गुजर कर भाग गई, जबकि एक जानदार कहके ने दूर तक इसका पीछा किया। इसने कभी नहीं सोचा था कि एक शख्स की मोहब्बत ने मयसर आने के बाद सब लोगों की नफरतें खुद ब खुद मादूम हो जाएंगी। इसका जाती ख्याल था कि नफरतें भी वहीं दोहराई जाती हैं जहां मोहब्बतों के आसार ना हो, और जब से वो मीर की मोहब्बतों की इकलौती वारिस बनी थी तब से किसी की जुर्रत नहीं थी कि इसकी जानिब आंख उठाकर देख लेता। वो हर शाम इसे अपनी मोहब्बत के रंगों से मुज़य्यन करता। आगा जान ने अगले 3 हफ्तों के अंदर अंदर रुखसती की तारीख रख दी और हवेली में अच्छी खासी चहल पहल थी। कल तक जो निदा और कशफ इससे बैर लगाए फिरती थी, अब इन्होंने भी हकीकत को शायद तस्लीम कर लिया। रुखसाना बेगम और शगुफ्ता बेगम के साथ जाकर वो अपनी मर्जी से शॉपिंग कर रही थी। इससे ये मुकाम इसके शौहर ने दिलाया था और अब ये मुकाम इससे कोई नहीं छीन सकता था। जिस तरह दिन करीब आ रहे थे और वो इससे कुर्बत, शिद्दत और जुनून से लड़ती हुई सहमती जा रही थी, लेकिन इसकी मोहब्बतों को पा लेने का निखार अपनी जगह जो इस दिन बदन मजीद खूबसूरत किए जा रहा था। बिलाखिर इस रोज मेहंदी के फंक्शन में वो जर्द रंग के गरारे में इसके पहलू में आकर बैठी तो वो देर तक इसके हसीन चेहरे का जायजा लेता रहा। आज इसके हाथों पर मीर वजदान के नाम की मेहंदी सजने वाली थी और वो नाम जो एक अरसा पहले वो अपने दिल की मसनद पर सजा चुकी थी, आज इसे आंखों में सजाकर हमेशा के लिए अपने वजूद पर नक्श करने वाली थी। बस एक रात मोहतरमा, ये एक रात गुजर जाए, आने वाली रात सी बेकरारियों की रात होगी। इसकी सरगोशियां सुनकर अनाया की जान लबों पर आ गई। मीर प्लीज, इसने इल्तिजा की और इसकी इल्तिजा पर गौर करते वो नरमी से दूर हो गया। अगला दिन हंगामों से भरा हुआ था। उरूसी लिबास में वो इतनी दिलकश लग रही थी कि देर तक खुद को आईने में देखती रही। इतनी हसीन कि अगर चांद भी इसे देखता तो शर्मा जाता। आज इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था और आज के दिन इसने सबसे ज्यादा अपने बाबा को, अपनी मम्मा को याद किया था। चाहे इसने अपनी मम्मा को नहीं देखा था, लेकिन माँ की मोहब्बत से महरूम होना वो बखूबी जानती थी और आज अगर बाबा होते तो इससे इन हसीन रंगों में आरास्ता देखकर मुस्कुराते रह जाते। जालीदार घूंघट में वो इसकी जानिब चली जा रही थी जो इसके लिए मोहब्बतों के दरवाजे खोले खड़ा था और हसीन शेरवानी में वो हसीन दुल्हा न जाने कितनों के लिए मरकज निगाह बना। सहारा देकर इस स्टेज पर लाते इसने हाथ बढ़ाकर इसका घूंघट भी हटा दिया और कुछ लम्हों के लिए मीर वजदान का दिल सीने में अटक गया। वो इतना प्यारा कैसे हो सकता है जितनी प्यारी वो थी, जैसे किसी पर ने इंसानी रूप धार लिया हो, इसके सामने अपने जलवों को बखेर दिया हो, जैसे कि किसी गुलाबी तितली ने अपने रंगों को बखेर कर खुद को आरास्ता कर दिया हो। बड़े हक से इसके चेहरे को थाम कर उसके माथे पर अपने लब रख गया और मुकाबिल ने इस मोतबर एहसास को तस्लीम करते हुए पलकों को झुका दिया। हमा वक्त न जाने कितनी हसद और रश्क बड़ी नजर से इनकी जानिब उठी थी, लेकिन आज वो हर एक नजर को मात देने के लिए तैयार थे। रुखसती क्या थी? बस एक कमरे से दूसरे कमरे में मुंतकिल होने का सफर, लेकिन ये सफर भी इसके लिए जानलेवा था। इससे एक पूरी दुनिया छोड़कर एक नई दुनिया में कदम रखना था। इस सजे हुए महल नुमा कमरे में वो आज पूरे हक से बराजमान थी। कल तक इस कमरे में आने की इसे इजाजत नहीं थी, लेकिन आज इस कमरे का मालिक इसे इस कमरे में देखने के लिए बेताब था। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, दिल बदल जाते हैं तो इन्हें मोहब्बतें संभाल लेती हैं। आने वाले वक्त के खदशे से बेताब किए जा रहे थे और इस शख्स की बेकरारियां इस पर वाज़ेह थी। कुछ देर गुजरने के बाद वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसके हसीन चेहरे को देखते हुए एक मुबहम सी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर वो इसकी जानिब चलता आ रहा था और इस तरह इसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। इसके बिल्कुल सामने बैठते हुए
वजदान ने नरमी से इसका शफाफ हाथ थाम लिया और झुकते हुए इस पर लब रख दिए थे। खुशामदीद जाना, इसकी सरगोशी ने कमरे की खामोशी में इर्ताश बर्पा किया। तुम जानती हो मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, और अगर देखी भी है तो मेरी नजरों ने तस्लीम नहीं किया। इसकी बात पर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए से देखती रह गई, और अगर आज के बाद इन आंखों ने किसी और को हसीन तस्लीम किया तो मुकाबिल इसकी शरारत पर मुस्कुराते हुए इसे अपने ऊपर गिरा चुका था। मुमकिन ही नहीं है कि मोहतरमा इन आंखों ने आपको देख लिया है, अब इन्हें किसी और को देखने की इजाजत नहीं, जबकि इतनी कुर्बत पर वो पिघल कर इसके हाथों में बिखरती जा रही थी। सुराहीदार गर्दन पर लब जमाते हुए इसे दीवाना वार अपने लबों से छूते इसके वजूद पर अपने नक्श छोड़ता जा रहा था, जबकि इसके छूने पर वो बेकरार धड़कनों को संभाले हुए थी। आज रात फरार मुमकिन नहीं है। आज तुम्हें मेरी मोहब्बत की हर उस बाप से आशना होना है जो मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखा है। दूर किसी जजीरे से आने वाले शहजादा तुम्हें अपनी मोहब्बतों में खुशामदीद कहता है। वो चौंकते हुए इससे देखती रह गई और फिर समझ कर हल्का सा मुस्कुरा दी। ये बातें अच्छी नहीं होती मीर साहब, वो इसे जता रही थी, जबकि मीर ने इसके लबों पर गुस्ताखी करके इसे खामोश करवा दिया। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। आहिस्ता आहिस्ता इस पर बिखरता जा रहा था। आज दो दिलों के मिलन की घड़ी थी। आज वो अपना सब कुछ मीर वजदान को सौंप चुकी थी, जो कि संभालने का वादा कर चुका था, और जो संभालने का वादा करे इससे सब कुछ सौंप देने में कोई कबाहत नहीं। बस चुपचाप अपने वजूद के जरे जरे को इसके हवाले करके खामोश हो जाएं। बस फिर इसकी मोहब्बतों से आशना होकर देखें जो परवरदिगार ने आपके मुकद्दर में लिखी हैं, क्योंकि मोहब्बतों को ठुकरा देने वाले स्याह नसीब होते हैं, और वो हरगिज स्याह नसीब नहीं बनना चाहती थी। बाहर चमकता हुआ चांद इनकी मोहब्बतों का गवाह था, जिसने इस शख्स की बेताबी पर मुस्कुराते हुए खुद को बादलों में छुपा लिया। शायद वो ये भी नहीं चाहता था कि दो मोहब्बत करने वाले दिल नज़र-ए-बद का शिकार हो जाएं। मोहब्बत ऐसे दिलों पर मुआवजा बनकर उतरती है, और फिर ये मुआवजे जिंदगी को हसीन बना देते हैं। मोहब्बत के रास्ते में अगर महबूब थाम कर चले तो मंजिल ज्यादा दूर नहीं होती, और वो अपनी मंजिल को पा चुकी थी। आहिस्तगी से आंखें बंद करते हुए इसने परवरदिगार का शुक्र अदा किया। ये मानने में कोई हर्ज नहीं था कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।